नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम जो आरबीएससी की कक्षा 10 की बुक है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, उस बुक में जो एक टॉपिक दिया हुआ है और जो रीट पात्रता परीक्षा में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में वो लगता है हिंदी विषय में भाषा प्रथम के तहत, और वो टॉपिक है आपका राजस्थानी भाषा एवं साहित्य सामान्य जानकारी। तो इस टॉपिक को अपने आरबीएससी की बुक से नोट्स के रूप में यहाँ पर लिखा है, और अब अपने यहाँ पर उस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको यहाँ पर अपने संकलित करके पढ़ेंगे। तो रीट लेवल 1 और लेवल 2 भाषा प्रथम हिंदी के तहत ये आपका टॉपिक है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य सामान्य जानकारी। तो इसमें देखिए, अपने यहाँ पर शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, बोलियाँ, सामान्य जानकारी से संबंधित ये टॉपिक है। तो इसमें अपने शुरुआत करते हैं। तो पहला अपना पॉइंट है, राजस्थानी भाषा के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो राजस्थानी भाषा के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। तो राजस्थानी भाषा के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और किस वर्ष में किया था? 1912 में किया था। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, और ये इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछी गई है। तो उस पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम आप याद रखें, पुराने पेपरों में बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। इनका यह राजस्थानी शब्द इस संपूर्ण प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। यानी राजस्थानी के अंतर्गत है वो अलग अलग भाषाएं थी, उनके लिए एक नाम के रूप में इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। यानी एक सामूहिक नाम इन्होंने राजस्थान की भाषा और बोलियों को दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से अक्सर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है, ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में बांटा है। ये आरबीएससी की जो बुक है कक्षा 10 की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में उस पुस्तक में लिखा है। तो इन्होंने, ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है, लेकिन मुख्यतः राजस्थानी बोलियाँ 2 भागों में विभक्त है। 5 वर्गों में बांटा है इन्होंने, और मुख्य रूप से जो बोलियाँ हैं उस पुस्तक में दी गई है, तो वो कितने भागों में है? 2 भागों में है। तो कौन कौन से 2 भाग है? पहला भाग है पश्चिमी राजस्थानी, और दूसरा भाग है पूर्वी राजस्थानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनता है। तो क्वेश्चन साथियों इस प्रकार बनेगा कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से पश्चिमी राजस्थानी की बोली नहीं है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दे सकता है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और फिर शेखावटी। इन चारों में से कोई 3 दे करके, और चौथा ऑप्शन आपको पूर्वी राजस्थानी का देगा। तो उसमें आपको हड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, तो 3 इनके दे करके चौथा यहाँ से देगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पश्चिमी राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं उनको आप याद रखें, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी है और शेखावाटी है। तो ये 4 बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी में, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। और पूर्वी राजस्थानी की बोलियों की यदि अपने बात करें साथियों, तो इसमें आती है आपके हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती और अहिरवाटी। इसको अन्य नाम से राठी के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? अहिरवाटी का राठी बोली भी इसको कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी, और पूर्वी राजस्थानी में हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती और अहिरवाटी, या फिर इसका दूसरा नाम राठी है। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो राजस्थानी भाषा की बोलियां एवं उनकी उपबोलियां हैं, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, राजस्थानी भाषा की बोलियां एवं साहित्य से संबंधित जो आपके टॉपिक लगता है। तो बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है वो लगभग हर एग्ज़ाम में जहाँ पर ये टॉपिक लगता है वहाँ पर पूछा जाता है। हाल ही में जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था
उसमें भी पूछा गया था कि थड़ी और इससे संबंधित जो बोलियां हैं वो कौन सी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें सबसे पहले यही जो आपका मारवाड़ी लिखा है यही उसका आंसर था। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन था। तो देखिए साथियों, राजस्थानी भाषा की बोलियां एवं उनकी उपबोलियां यहाँ पर अपने शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मारवाड़ी की। तो यह बोली राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए इसमें जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर और पाली, जैसलमेर जिलों में बोली जाती है। इसे राजस्थानी का पर्याय माना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी का पर्याय किस भाषा को या किस बोली को माना जाता है। तो आप याद रखें, मारवाड़ी है वो राजस्थानी का पर्याय के रूप में मानी जाती है, क्योंकि राजस्थानी साहित्य का सृजन इसी बोली में सर्वाधिक हुआ है। तो इसको जो राजस्थानी का पर्याय मानने का मतलब यही है कि राजस्थानी साहित्य का जो सृजन है वो सर्वाधिक कौन सी बोली में हुआ है, मारवाड़ी में हुआ है। तो इसमें देखिए थड़ी और गोड़वाड़ी इसकी उपबोलियां हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट करें कि थड़ी और गोड़वाड़ी है वो किसकी उपबोलियां हैं। तो ये आपके मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, इसको आप याद रखें। ये दो है वो शब्द वहाँ पर दिए गए थे सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग जी के पेपर में कि थड़ी और गोड़वाड़ी है वो किसकी उपबोलियां हैं। तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट देखिए अपनी भाषा है मेवाड़ी। तो मेवाड़ी में देखिए यह बोली राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती है। यानी मेवाड़ क्षेत्र के ये ज़िले हैं और इनमें कौन सी बोली बोली जाती है, तो मेवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए ढूंढाड़ी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है मारवाड़ी की तरह। तो ढूंढाड़ी बोली में देखिए साथियों, यह बोली राजस्थान के जयपुर, दौसा, दूदू और बगरू क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली में 6 शब्द का प्रयोग होता है। कौन से शब्द का प्रयोग होता है? 6 शब्द का प्रयोग होता है, इसको आप याद रखें। इस शब्द से संबंधित एक बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है पुराने पेपरों में कि 6 शब्द का प्रयोग है वो किस बोली में होता है। तो आपको याद रखना है ढूंढाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो इस भाषा पर गुजराती के प्रभाव को दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा की बात हो रही है? ढूंढाड़ी की। तो ढूंढाड़ी पर गुजराती के प्रभाव को दर्शाता है कौन सा शब्द है? जो 6 शब्द अपने ऊपर पड़ा है ये है वो ढूंढाड़ी पर गुजराती के प्रभाव को दर्शाता है। इसके बाद में देखिए तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल इनकी उपबोलियाँ हैं। तो ये एक बार फिर से महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है कि तोरावाटी और राजावाटी, नागरचौल ये किसकी उपबोलियाँ हैं? तो आपको याद रखना है ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। किस भाषा की उपबोलियाँ हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। कौन कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अपने डिस्कस कर रहे हैं। आपको यहाँ से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बोली देखिए साथियों हाड़ौती है। तो इसमें देखिए यह बोली हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की तरह इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग होता है। तो 6 शब्द का प्रयोग ढूंढाड़ी में भी होता है और हाड़ौती में भी होता है। नेक्स्ट देखिए मेवाती भाषा। तो मेवाती में देखिए साथियों यह बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र के कौन कौन से ज़िले, अलवर, भरतपुर जिलों में बोली जाती है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो यानी जो पुराने ज़िले थे उनके अनुसार वो बुक है, तो उसके अनुसार यहाँ पर अलवर और भरतपुर ज़िले लिखे हुए हैं। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और मेवाती पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो आप याद रखें ब्रज भाषा का प्रभाव है वो दिखाई देता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पुराने पेपरों में कि ब्रज भाषा का प्रभाव है वो राजस्थान की किस बोली पर पड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो मेवाती बोली पर है वो ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट देखिए वागड़ी। यह वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बोली जाती है। इस पर भी गुजराती का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तो साथियों एक तो है वागड़ और एक है बागड़। तो बागड़ की यदि बात आए तो बागड़ में अपने ये चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत बागड़ आता है।
और वागड़ यदि नाम आता है तो आप बांसवाड़ा डूंगरपुर है वो याद रखें। तो वागड़ी है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर है, और बागड़ आए तो अपने शेखावाटी के ज़िले चूरू झुंझुनू, तो यहाँ पर है वो बागड़ी के रूप में जाना जाता है भाषा को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट भाषा पर। तो नेक्स्ट भाषा है अपनी मालवी। यह राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी उपबोलियाँ रागड़ी और निमाड़ी है। ये एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है कि रागड़ी और निमाड़ी है वो किसकी उपबोलियाँ हैं। तो साथियों ये मालवी की उपबोलियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं, तो मालवी की उपबोलियाँ हैं, आप याद रखें, पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए शेखावाटी। तो साथियों यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के चूरू झुंझुनू सीकर आदि ज़िलों में बोली जाती है। यानी शेखावाटी क्षेत्र है तो शेखावाटी क्षेत्र के जितने ज़िले हैं वहाँ पर आपको पता है कि शेखावाटी बोली जाती है। इसके बाद में नोट के रूप में अपने यहाँ पर लिखा है कि भील क्षेत्र में भीली बोली भी एक अन्य बोली है वो मानी जाती है। यानी जहाँ पर भील जनजाति का बाहुल्य है वहाँ पर उनके लिए एक नाम दिया गया है उस क्षेत्र की बोली को। वो क्या नाम दिया गया है? भीली बोली। तो भील क्षेत्र में भीली बोली भी एक अन्य बोली मानी जाती है। अब अपने राजस्थानी साहित्य के परिचय से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन शायद पूछा जाए क्योंकि ये थोड़ा सा राजस्थानी साहित्य के अंदर की बात है, लेकिन परिचय के रूप में अपने यहाँ पर ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए इधर आपके सामने लिखा है काल का नाम, और यहाँ पर प्रवृत्ति परक लिखा है, और इसके बाद में काल कर्म लिखा है कि किस समय से लेकर के किस समय तक है वो ये काल चला था। तो पहला है प्राचीन काल, जिसको क्या कहते हैं? वीरगाथा काल अपने कहते हैं, और इसका जो कालक्रम है साथियों वो है 1050 से लेकर के 1450 ईस्वी तक। इसके बाद में है पूर्व मध्य काल, जिसको अपने भक्ति काल कहते हैं, हिंदी साहित्य में भक्ति काल कहते हैं। तो इसका जो समय है वो है 1450 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। इसके बाद में है उत्तर मध्य काल, जिसको श्रृंगार रीति और नीति परक काल कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है साथियों वो है 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक। इसके बाद में अंतिम है आधुनिक काल, इसको विविध विषयों विधाओं से युक्त काल है वो कहा जाता है, और इसका जो समय है साथियों वो है 1850 से लेकर के आज तक। तो यानी राजस्थानी साहित्य है वो 4 कालखंडों में विभाजित है: प्राचीन काल, फिर पूर्व मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल, और फिर आधुनिक काल। और इनका जो ये समय क्रम है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें। थोड़ा सा यदि मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो बनती है। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके अंतर्गत आपको कुछ ऐसी रचनाएं मैंने यहाँ पर संकलित की है उस पुस्तक से जो कि पुराने पेपरों में पूछी गई हैं और जो भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण है। तो ये अपना टॉपिक रहेगा अब राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं उनके लेखक कौन हैं तो उनको यहाँ पर अपने जानेंगे। तो रणमल छंद किसकी रचना है साथियों? तो रणमल छंद है श्रीधर व्यास की रचना। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेली किशन रुक्मणीरी ये किसकी रचना है? तो साथियों ये है पृथ्वीराज राठौड़ की रचना। राम रासो माधोदास ददवाड़िया की रचना है। और नाग दमन किसकी रचना है? सायाजी झूला की रचना है। ये भी पुराने पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुहणोत नैणशीरी ख्यात, ये भी मुहणोत नैणसी की रचना है। ये बहुत बार पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है अचलदास खिचीरी वचनिका, ये भी पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो इसके लेखक है शिवदास गार्डन। कौन सी रचना के? अचलदास खिचीरी वचनिका के लेखक है शिवदास गार्डन। नेक्स्ट देखिए राजप्रकाश, ये किशोरदास की रचना है। और महायश प्रकाश ये मान सिंह की रचना है। सूरज प्रकाश कवि कर्णिदान की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इसको पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है। बिसलदेव रासो ये भी पूछी गई है, इसके रचनाकार है नरपति नालय। सगत रासो गिरधर आसिया। खुमान रासो दलपत विजय। और हमीर रासो किसकी रचना है? जोधराज की। ये भी बहुत बार पुराने पेपरों में पूछी गई है। इसके बाद में अपने नीचे चलते हैं, उसके बाद में इस साइड वाले करेंगे। तो
अमीर आसो है वो जोधराज की रचना है। सेनानी है वो मेघराज मुकुल की रचना है। धरती दोहरारी ये कन्हैयालाल सेठिया का गीत है। और बातारी फुलवारी ये भी बहुत बार पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है और इसके रचनाकार है विजय दान देथा। और ये भी पूछा गया है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है कि बातारी फुलवारी है वो 14 खंडों में विभक्त हैं। ये बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी लाइन है, राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसको माना जाता है, तो शिव चंद्र भरतिया को माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? शिव चंद्र भरतिया। इसके बाद में अपने जो एक उधर अपने पॉइंट रह गया है उसको मैं अपने पहले देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, नोट लगा करके मैंने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा है कि विजय दान देथा के राजस्थानी प्लस हिंदी कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो वो देखिए, दुविधा, उलझन, अंतराल, अलेखों हिटलर, सपन प्रिया और चौधरायन की चतुराई। ये विजय दान देथा के राजस्थानी प्लस हिंदी भाषा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है राजस्थानी प्लस हिंदी भाषा के सम्मिलित रूप से जो कहानी संग्रह है विजय दान देथा के, वो इस प्रकार से हैं: दुविधा, उलझन, अंतराल, अलेखों हिटलर, सपन प्रिया और चौधरायन की चतुराई। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना, राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद करने वाले कवि कौन है। तो ये हैं साथियों कवि राजा बांकीदास जो कि मारवाड़ से संबंधित है, और दूसरे हैं सूर्यमल मिश्र जो कि बूंदी से संबंधित है। ये दोनों ही कवि क्या है कि राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी साहित्य से संबंधित कुछ पत्र पत्रिकाएं जो कि पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है और भविष्य के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, राजस्थानी साहित्य की पत्र पत्रिकाएं, एक है जागती ज्योत जो कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की पत्रिका है। एक है मधुमती, राजस्थानी साहित्य अकादमी की ये पत्रिका है, और ये साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर की पत्रिका है। ये साहित्य अकादमी, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर की ये पत्रिका है। ये भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है। इसके बाद में है ब्रज शतदल जो कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर की पत्रिका है। नेक्स्ट है रिहाण, राजस्थान सिंधी अकादमी की पत्रिका है जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की साहित्यिक संस्थाएं उपयुक्त के अलावा, यानी ऊपर अपने जो पढ़ी हैं उनके अलावा कौन कौन सी साहित्यिक संस्थाएं हैं। तो वो देखिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों बीकानेर में स्थित है। और राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। तो अब आपको मैं एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ कि जिन साथियों को ये जो अपने हिंदी प्रथम भाषा का ये टॉपिक है, तो इस प्रकार के हस्तलिखित अपने नोट्स हैं हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों सहित, जिनमें ये टॉपिक भी अपने जो किया है ये समाहित है। तो उन नोट्स को यदि आपको प्राप्त करना है तो आप इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको नोट्स से संबंधित जानकारी है वो डाली गई है। तो आप इनको यदि प्राप्त करना चाहते हैं बुकलेट के रूप में, तो टेलीग्राम चैनल पर जानकारी डाली गई है, उसको देख करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।